हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। आज हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ। इस सब्जेक्ट में आज का हमारा टॉपिक होगा कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन और कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं या कंडीशंस हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और इस लेक्चर का पीडीएफ भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस पर क्लिक करके आपको मिल जाएगा। अब हम सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें दो डेफिनेशंस दी गई हैं। एक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से है और दूसरे एक जूरिस्ट है मुल्ला, उनके हिसाब से है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ही डेफिनेशन दी गई है। एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले तो जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको पहला पड़ाव उसका है एग्रीमेंट, कि वो एक एग्रीमेंट होना चाहिए और वो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसका फ्री कंसेंट होना चाहिए। जो बाकी कंडीशंस के बारे में हम बताएंगे, जब वो सारी कंडीशंस पूरी हैं, एग्रीमेंट हो प्लस एग्रीमेंट है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू मुल्ला, एवरी एग्रीमेंट और प्रॉमिस इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट या प्रॉमिस जो कि लॉ की तरफ से इन्फोर्स किया जाता है कंडीशंस पूरी होने के बाद, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं या कंडीशंस हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। सबसे पहले तो है एन एग्रीमेंट। द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट देयर शुड बी एन एग्रीमेंट। सबसे पहले तो एक एग्रीमेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। फॉर एग्रीमेंट द फॉलोइंग आर नेसेसरी। एक पार्टी ऑफर करेगी, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करेगी, और इसमें कंसिडरेशन होनी ज़रूरी है। देयर मस्ट बी कंसिडरेशन। एन एग्रीमेंट रिक्वायर्ड टू पार्टीज। एग्रीमेंट करने के लिए दो पार्टीज होनी ज़रूरी हैं। एक पार्टी ऑफर करेगी और दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करेगी, तभी वो एग्रीमेंट हो पाएगा ना। और उसमें कंसिडरेशन भी होनी ज़रूरी है। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो वो एग्रीमेंट कहलाएगा। उसके बाद अगर जो बाकी की कंडीशंस है वो भी पूरी हो जाती हैं, जो हम आगे बात करेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। सेकेंड इसमें कंडीशन है कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज की। द सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट द पार्टीज इन्वॉल्वड इन अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कॉम्पिटेंट टू मेक दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें ये बताया गया कि जो भी पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब कॉम्पिटेंट कैसे होंगे पार्टीज? सबसे पहले इसमें बताया गया पार्टी इज कंसिडर्ड एज कॉम्पिटेंट इफ ही इज एन अडल्ट। अगर उसकी एज 18 ईयर्स से ऊपर है, 18 ईयर्स से प्लस है, तो वो अडल्ट माना जाएगा, तो वो कॉम्पिटेंट माना जाएगा। और वो साउंड माइंड का पर्सन होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का पर्सन नहीं होना चाहिए, या कह सकते हैं कि अब नॉर्मल पर्सन नहीं होना चाहिए। इज नॉट इनकम्पिटेंट अदरवाइज टू डू द कॉन्ट्रैक्ट। कि वो किसी भी तरीके से, जैसे कि लॉ ने, कोर्ट ने ऑर्डर किया हो कि ये पर्सन दिवालिया हो चुका है, ठीक है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं माना जाता। मौरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष is the famous case in which it is held that by the court contract made with a minor is void ab initio। तो एक केस है, केस लो है, मौरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। ये फेमस केस माना जाता है इस पॉइंट पे कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है माइनर के साथ, वो वॉइड ab initio है, कि मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग ही वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, गलत है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। थर्ड इसमें कंडीशन आती है फ्री कंसेंट। द थर्ड एसेंशियल एलिमेंट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ फ्री कंसेंट बिटवीन द पार्टीज। तो पार्टीज के बीच में फ्री कंसेंट होनी चाहिए, सभी की मर्जी होनी चाहिए फ्रीली, बिना किसी दबाव के। एन एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी डन विद द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। एक जो एग्रीमेंट है वो फ्री कंसेंट के हिसाब से किया जाता है पार्टीज के साथ, सभी की मर्जी के हिसाब से किया जाता है, पार्टीज की मर्जी से। फ्री कंसेंट मीन्स अ कंसेंट ऑब्टेन्ड विदाउट। तो फ्री कंसेंट का इसमें मतलब बताया गया कि उसमें कोर्शन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। अगर ये चारों पॉइंट्स जो हैं ये किसी कंसेंट में नहीं है तो वो फ्री कंसेंट मानी जाएगी। एग्रीमेंट्स मेड विदाउट फ्री कंसेंट आर वॉइडेबल। तो जो भी एग्रीमेंट्स बिना फ्री कंसेंट के बनाए जाते हैं वो वॉइडेबल एग्रीमेंट्स कहलाते हैं, कि जब तक अदर पार्टी जो है वो ऑब्जेक्शन ना लगाए उस एग्रीमेंट पे, तब तक। फोर्थ इसमें कंडीशन है लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स। द फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर कंसिडरेशन, तो कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होनी जरूरी है। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट इन्फोर्सेबल। कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, वो इन्फोर्सेबल नहीं माना जाएगा। सच कंसिडरेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी सफिशिएंट एंड लॉफुल। अगर किसी एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन की अमाउंट है तो सफिशिएंट और लॉफुल भी होनी चाहिए। केस मिस्टर जॉन टेंसन वर्सेस एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस श्रीमती सुरजीत मल्हान। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय अ शेयर होल्डर टू द ब्रोकर फॉर 1 rupee is a void agreement due to lack of the sufficient consideration।
तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि शेयर होल्डर की तरफ से अपना शेयर ट्रांसफर किया गया किसी ब्रोकर को 1 रुपये के लिए, और जो 1 रुपये ये कंसिडरेशन है ये वॉइड एग्रीमेंट है कि इस एग्रीमेंट को सही नहीं माना गया बिकॉज इसमें सफिशिएंट कंसिडरेशन नहीं है। इस वजह से लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट इज दैट विच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो कि लॉ की तरफ से जिस चीज़ की मनाही नहीं है वो लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट माना जाएगा। विच इज़ नॉट ऑफ द नेचर दैट इफ इट इज़ अलाउड वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, तो वो ऐसे नेचर का ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए कि अगर उस ऑब्जेक्ट के लिए मंजूरी मिलती है तो वो किसी लॉ के प्रोविजंस को डिफीट कर सकता है। विच इज़ नॉट फ्रॉडुलेंट, वो फ्रॉडुलेंट नेचर का नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्ट। विच इज़ नॉट कॉजिंग इंजुरी टू बॉडी और प्रॉपर्टी ऑफ एनी अदर पर्सन, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता जिससे किसी अनदर पर्सन की बॉडी या प्रॉपर्टी को नुकसान हो, इंजरी हो। विच इज़ नाइदर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नॉर इमोरल, तो ये भी बताया गया कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो। फिफ्थ इसमें कंडीशन दी गई है हैज़ नॉट बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। द फिफ्थ एसेंशियल एलिमेंट इज दैट द एग्रीमेंट शुड हैव नॉट बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, कि लॉ की नज़रों में उसको वॉइड डिक्लेयर ना किया गया हो। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ग्राउंड्स एन एग्रीमेंट कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड, तो ये कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं जिसके बेस पे एक एग्रीमेंट को डिक्लेयर्ड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। एन एग्रीमेंट अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स बाय द बोथ पार्टीज, जब दोनों पार्टीज की तरफ से फैक्ट्स की मिस्टेक होती है तब उस एग्रीमेंट को वॉइड एग्रीमेंट माना जाता है। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें कंसिडरेशन नहीं है वो डिक्लेयर्ड वॉइड कर दिया जाता है बिकॉज ये इसेंशियल एलिमेंट्स हैं या कंडीशंस है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, अगर ये पूरी नहीं है इनमें से कोई भी पॉइंट वो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि किसी को मैरिज करने से रोकता है या कोई ट्रेड बिजनेस करने से रोकता है या कोई लीगल प्रोसीडिंग्स में ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है या रोकता है, वो एग्रीमेंट जो है डिक्लेयर्ड वॉइड है अपने आप में ही। एन एग्रीमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स, एन एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, तो इसमें बताया गया कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंडीशन लगाई जाती है बट ऐसी कंडीशन लगती है जो कि पूरी करनी इम्पॉसिबल है तो वो भी वॉइड मानी जाएगी। एन एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि एक्ट करना इम्पॉसिबल ही है, जो कि एक्ट दिए जा रहे हैं उस एग्रीमेंट के जरिए, वो भी डिक्लेयर्ड ऑलरेडी वॉइड माना जाएगा। रिटन एंड अटेस्टेड, where any contract is required to be written and attested under any law in force in India, there such contract is required to be written and attested, तो इसमें बताया गया कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें रिटर्न एंड अटेस्टेशन करने की लॉ में बताया गया है कि इसको रिटर्न एंड अटेस्ट करना पड़ेगा इंडिया में, तो उसको रिटर्न एंड अटेस्ट किया जाएगा क्योंकि हर लॉ में ये नहीं बोला गया कि हर चीज़ के लिए रिटर्न एंड अटेस्टेशन चाहिए, तो अगर किसी किसी लॉ में बोली गई है तो उस लॉ के हिसाब से चलना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा उस लॉ को। दीज अबव आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो जो ऊपर हमने आपको बताए हैं वो एसेंशियल एलिमेंट्स भी कहलाते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, और इन्हीं को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस भी कहा जाता है। या अगर आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट या इसके रूल्स के बारे में बताओ कि कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पे एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू।